हेलो एवरीवन। आज से हम द इंडियन पेनल कोड 1860 जो एक मेजर एक्ट है की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे लीगल सर्विसेज और जुडिशरी एग्जाम्स में आते हैं। तो हम इनके चैप्टर और सेक्शन को डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट में आते हैं, जिसमें हम प्रियम्बल पार्ट के सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन इसमें हमें बताए गए हैं, 5 सेक्शन को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन में हम पढ़ते हैं टाइटल, एक्सटेंड, ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। सेकंड में पढ़ते हैं हम पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विथिन इन इंडिया। थर्ड में पढ़ते हैं पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट लॉ में बी टायर्ड विद इन इंडिया। फोर्थ में हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। फिफ्थ में हम पढ़ते हैं सर्टेन लॉ नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट। अब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सेक्शंस और चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने से पहले द इंडियन पेनल कोड की हम जो एक्ट नंबर है 45 और 1860 का एक्ट है, ये हमें याद होना चाहिए। इसकी अनेक्टमेंट डेट है वो भी हमें पता होनी चाहिए, जो है 6 अक्टूबर 1960, और जो एनफोर्समेंट डेट है वो है 1 जनवरी 1862। ठीक है, तो ये सब भी हमें याद होना चाहिए। चैप्टर फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ते हैं, जो प्रियम्बल का पार्ट है। वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड ए जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया, इट इज़ एनेक्टेड एज फॉलोज। किन प्रोविज़न को फॉलो करता है, इसमें सेक्शन बताए गए हैं। फर्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं टाइटल, एक्सटेंड, ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। इस एक्ट को हम क्या कहेंगे, इंडियन पेनल कोड कहेंगे, और ये एक्सटेंड होगा होल ऑफ इंडिया पर। ठीक है। सेकंड सेक्शन में हम आते हैं, जिसमें पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। तो अगर कोई ऑफेंस इंडिया के अंतर्गत किया जाता है तो उसके लिए ऑफेंस की क्या पनिशमेंट होगी। तो इसमें हमें बताया है एवरी पर्सन शैल बी लाइएबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड नॉट अदरवाइज फॉर एनी एक्ट एंड ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजन देयरऑफ ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विथ इन इंडिया। अगर कोई व्यक्ति एक लाइएबल है किसी पनिशमेंट का, जो इस कोड के अंतर्गत उसने कोई ऑफेंस नहीं, ऐसा कोई एक्ट कमिट करा है जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो उसकी पनिशमेंट इस एक्ट के अंतर्गत दी जाएगी। ना ही कोई एक्ट और ओमिशन के लिए उसको पनिश नहीं किया जाएगा जो कंट्रेरी प्रोविजन के बेस पर है, तो इस एक्ट के अंतर्गत वो गिल्टी होगा इंडिया में। ठीक है। सेक्शन 3 में हम पढ़ते हैं पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट बिच वाइल लव मे बी टायर्ड विद इन इंडिया। तो इसमें क्या बताया गया है हमें, एनी पर्सन लाइबल बाई एनी इंडियन लॉ टू बी टायर्ड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट हैज़ बीन कमिटेड विद इन इंडिया। तो इसमें हमें क्या बताया है कि इसमें बताया एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो उस ऑफेंस के लिए जो उसने कमिट करा है इंडिया के बाहर, उसके अनुसार डील की जाएगी। किसके अनुसार, इस कोड के प्रोविज़न के अनुसार ही डील की जाएगी उसकी। अगर वो कमिट करता है उस ऑफेंस को इंडिया से बाहर, बियॉन्ड उसके, विदाउट टेरिटरी में, तो उसी मैनर में उसका ट्रायल होगा जैसे कि वो इंडिया में कमिट हुआ है। ठीक है। सेक्शन 4 में हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो एनी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि इस कोड का जो एक्सटेंशन है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस पर किस बेस पर होता है। तो हमें यहाँ पे प्रोविज़न बताए गए हैं कि किन प्रोविज़नों के बेस पर जो ऑफेंस कमिट होता है उन पर क्या अप्लाई करता है, ये हमें इन प्रोविज़न में बताए गए हैं। फर्स्ट प्रोविज़न में हम पढ़ते हैं एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट बियॉन्ड इंडिया। अगर कोई सिटीजन है इंडिया का जो कि इंडिया से बाहर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है, लेकिन उसका क्या है, ट्रायल उसका आईपीसी के अंतर्गत ही होगा, इसी कोड के अंतर्गत होगा, और वो कि इंडिया में माना जाएगा। ठीक है। सेकंड प्रोविजन में हम पढ़ते हैं एनी पर्सन ऑन ए शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। तो अगर कोई व्यक्ति है जो किसी शिप पर है या एयरक्राफ्ट पर है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो इस कोड के अनुसार ही, इसके प्रोविजन के अनुसार ही उसको डील किया जाएगा, उसका ट्रायल किया जाएगा इंडिया में ही। ठीक है। थर्ड प्रोविजन में हम पढ़ते हैं एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट बियॉन्ड इन इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर है जो कि इंडिया से बाहर है और वहाँ पर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करता है जो टारगेट करता है लिंक करते हुए कंप्यूटर रिसोर्सेज को या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो कि इंडिया में है, और ऑफेंस कमिट करता है, तो वो ऑफेंस किसके अनुसार डील किया जाएगा, वो इसी कोड के प्रोविज़न के अनुसार डील किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमें 3 प्रोविज़न बताए गए हैं कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में। ठीक है। और अगर कोई उसके बाहर के वाले स्थान पे करता है इंडिया के बाहर, लेकिन अगर वो कंप्यूटर रिसोर्सेज या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लिंक करते हुए करता है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो उनके लिए वो पनिश किया जाएगा इस कोड के प्रोविज़न के अनुसार। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं
एक्सप्लेनेशन में हमें ऑफेंस के बारे में बताया गया है। ऑफेंस को हम क्या कहेंगे, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। अगर कोई एक्ट इंडिया के बाहर किया जाता, तो अगर वो इंडिया में किया जाता तो इस कोड के अनुसार वो पनिश होता। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। इसकी सेकंड हमें एक्सप्लेनेशन दी है बी में, जिसमें कंप्यूटर रिसोर्सेज की डेफिनेशन दी गई है। कंप्यूटर रिसोर्सेज को हमने जो क्लोज ए सबसेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं हु इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। एक व्यक्ति है जो इंडिया का सिटीजन है, मर्डर करता है युगांडा में, तो उसका ट्रायल होगा और कन्विक्टेड होगा मर्डर के लिए किसी ऐसे प्लेस पर जो कि इंडिया में है, तो इस कोड के प्रोविज़न के अनुसार उसको डील किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 5 में हम पढ़ते हैं सर्टेन लॉ नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट। तो इसमें क्या बताया हमें, नथिंग इन दिस एक्ट शैल इफेक्ट। ये एक्ट किसी भी ऐसे प्रोविज़न को इफेक्ट नहीं करेगा जिसमें म्यूटिनिटी को पनिशमेंट करने के लिए कहा गया है, या डिजर्शन of officer, soldier, sailor and airman in the service of the government of India and the provision of any special local law। अगर कोई स्पेशल लोकल लॉ में किसी पनिशमेंट के प्रोविज़न दिए गए हैं जो कि म्यूटिनिटी और डिजर्शन से रिलेटेड हैं, तो वो क्या है, ये वाला कोड उन स्पेशल और लोकल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा। ये हमें सेक्शन 5 में बताया गया है। अब आगे आते हैं हम चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं जनरल एक्सेप्शन के बारे में, जिसमें हमें सेक्शन कौन से बताए गए हैं। सेक्शन 6 में हमें बताया है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। 7 में हमें बताया है सेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। 8 में जेंडर, 9 में नंबर, 10 में मैन एंड वुमेन, 11 में हमें पर्सन, 12 में हमें पब्लिक, 13 में ओमिटेड पार्ट है, 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, 15 में रिपील्ड है, 16 में भी रिपील्ड है, 17 में गवर्नमेंट है, 18 में इंडिया है, 19 में जज है, 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस है, 21 में पब्लिक सर्वेंट है, 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी है, 23 में व्रॉन्गफुल गेन और व्रॉन्गफुल लॉस के बारे में बताया गया है, 24 में डिसऑनेस्टली, 25 में फ्रैंडुलेंटली, 26 में रीजन टू बिलीव, 27 में हमें प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट के बारे में बताया है, 28 में काउंटरफीट के बारे में बताया है, 29 में डॉक्यूमेंट, 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 30 में हमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में, 31 में हमें विल के बारे में बताया है, 32 में जो वर्ड रेफर करते हैं एक्ट इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन के बारे में, 33 में हमें एक्ट एंड ओमिशन के बारे में बताया है, 34 में हमें एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया है, 35 में हमें बताया है ऐसा कोई एक्ट जो क्रिमिनल होगा बाय द रीजंस ऑफ इट्स बीइंग क्रिमिनल नॉलेज एंड इंटेंशन। 36 में हमें बताया है कि अगर कोई इफेक्ट कॉज होता है पार्टली एक्ट के द्वारा और पार्टली ओमिशन के द्वारा। 37 में हमें कोऑपरेशन बताया है कि एक से अधिक एक्ट करके हम ऑफेंस कैसे कमिट करेंगे। 38 में हमें बताया है अगर कोई पर्सन कंसर्न है क्रिमिनल एक्ट में, वो डिफरेंस ऑफेंस के लिए कैसे गिल्टी होगा। 39 में हमें वॉलंटरी पार्ट के बारे में बताया है। 40 में हमें ऑफेंस की, और 41 में स्पेशल लॉ, 42 में लोकल लॉ, और 43 में हमें इलीगल जो लीगली बाउंड है। 44 में हमें इंजरी के बारे में बताया है, 45 में लाइफ के बारे में, 46 में डेथ, 47 में एनिमल, 48 में वेजल, 49 में ईयर एंड मंथ, 50 में हमें सेक्शन बताया है, 51 में ओथ एंड 52 में गुड फेथ एंड 52A में हमें हार्बर के बारे में बताया है। चैप्टर 2 में जो हमें डेफिनेशन बताई है सेक्शन 6 से, ये हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जनरल एक्सेप्शन की बात कही गई है सेक्शन 6 में, जिसमें डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन के माध्यम से जो कोड में डेफिनेशन दी गई है हम उनको समझ सकते हैं। थ्रोट आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस की डेफिनेशन है या पैनल प्रोविज़न है या कि कोई इलस्ट्रेशन है उस डेफिनेशन का, पैनल प्रोविज़न है उसका, तो उसको हम अंडरस्टूड करेंगे उन एक्सेप्शन से जो कि कंटेन किए गए हैं जनरल एक्सेप्शन में। थ्रोट दोज एक्सेप्शन आर नॉट रिपीटेड, लेकिन वो रिपीट नहीं होंगे उन डेफिनेशन, पैनल प्रोविज़न और इलस्ट्रेशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम इलस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। द सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस। इसमें बताया गया है कि अगर कोई सेक्शन इस कोड में है जो कंटेन करता है ऑफेंस की डेफिनेशन, वो एक्सप्रेस नहीं करता कि एक बच्चा जो कि 7 ईयर से कम का है वो कमिट नहीं कर सकता ऑफेंस, बट द डेफिनेशन, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन वाला पार्ट है जो कि हमें जनरल एक्सेप्शन वाला पार्ट जो हमें ये
बताता है कि नथिंग शैल बी एन ऑफेंस, कुछ भी ऐसा ऑफेंस नहीं होगा विच इज़ डन बाई ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। अगर 7 ईयर से बिलो का कोई बच्चा है, उसने कोई ऑफेंस कमिट करा है, तो हम उसको ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हमें जनरल एक्सेप्शन के पार्ट में बताया गया है। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज़ कमिट मर्डर। तो एक पुलिस ऑफिसर है जो बिना वारंट के जेड को गिरफ्तार करता है जिसने मर्डर कमिट करा है। हेयर ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो इसमें क्या है, ए गिल्टी नहीं होगा wrongful कन्फाइनमेंट का, फॉर ही इज़ फाउंड बाई लॉ। तो वो क्या है, लॉ के द्वारा, उन जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत क्या है, वो लॉ के द्वारा बाउंड है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें भी वही पार्ट हमें बताया गया है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई ए पर्सन हु इज़ बाउंड बाई लॉ टू डू इट। तो वो लॉ के द्वारा बाउंड है ये करने के लिए। ठीक है, सेक्शन 7 में हम पढ़ते हैं सेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड। तो एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड एनी पार्ट ऑफ द कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। तो इस पार्ट में अगर कोई इस कोड में अगर कोई पार्ट दिया गया है जिसकी एक्सप्लेनेशन, जिसका एक्सप्रेशन हम कैसे मानेंगे, तो उनमें जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे। 8 में पढ़ते हैं जेंडर, जिसमें प्रोनाउंस किया है ही को, इट डिप्राइव्स आर यूज द पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो यहाँ पे ही वर्ड यूज हुआ है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, 9 में हम पढ़ते हैं नंबर, जिसमें क्या है, अनलेस द कंट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर। तो इसमें क्या बताया हमें, सिंगुलर नंबर इंक्लूड करता है प्लूरल नंबर को, और वर्ड जो इंपोर्ट करता है प्लूरल नंबर उसमें सिंगुलर नंबर इंक्लूड है। ठीक है, सेक्शन 10 में पढ़ते हैं मैन एंड वुमेन के बारे में। तो इसमें वर्ड्स मैन डिनोट करता है एक मेल जो ह्यूमन बीइंग है किसी भी एज का, और एक वुमेन है जो डिनोट करती है एक ह्यूमन बीइंग किसी भी एज की। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एज हमें नहीं बताई गई है। सेक्शन 11 में हम पढ़ते हैं पर्सन के बारे में। द वर्ड पर्सन इंक्लूडिंग, पर्सन में क्या इंक्लूड होगा, एक कंपनी है, एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या नहीं हो। ठीक है, 12 में हम पढ़ते हैं द वर्ड्स पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक एनी कम्युनिटी, कोई पब्लिक की क्लास या कम्युनिटी के बारे में बताया है। 13 में हमें जो डेफिनेशन पार्ट बताया था क्वीन का, वो हमारा क्या है, रिपील्ड पार्ट है। 14 में हमें बताया है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सर्वेंट कौन होगा, द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट, जो कि गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट है या ऑफिसर है उसको इंक्लूड किया गया है, जो कि कंटिन्यू अपॉइंटेड एम्प्लॉय इन इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अंतर्गत एम्प्लॉय और अपॉइंटेड है उसकी अथॉरिटी के अंतर्गत, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्वेंट और ऑफिसर कहेंगे। 15 में हमें डेफिनेशन ब्रिटिश इंडिया की बताई है जो रिपील्ड पार्ट है। 16 में डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बताई है जो भी रिपील्ड पार्ट है। 17 में हमें बताया है गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट को डिनोट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बेस पर। ठीक है, 18 सेक्शन में हम पढ़ते हैं इंडिया, जिसमें क्या है, टेरिटरी इंक्लूड एक्सक्लूडिंग द स्टेट एंड जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे क्या है, 370 के आर्टिकल के बाद से अब क्या है, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड है। 19 में हम पढ़ते हैं जज के बारे में। तो जज में क्या है, इंक्लूड द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति ही इंक्लूड नहीं है जो कि ऑफिशियल डेजिग्नेटेड है एज ए जज, बट आल्सो एवरी पर्सन, लेकिन वो व्यक्ति भी इंक्लूड है कौन सा, जो कि एम्पावर है लॉ के द्वारा गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग्स में, जो कि सिविल एंड क्रिमिनल है, और एक डेफिनाइट जजमेंट देने के लिए, या जजमेंट ऐसा जिसकी कोई अपील नहीं हो सकती हो और वो डेफिनाइट हो। ठीक है, और ए जजमेंट विच इफ़ कन्फर्म्ड बाई सम अथॉरिटी। तो इसमें क्या है, अगर वो जजमेंट है वो किसी अन्य अथॉरिटी के द्वारा भी कन्फर्म है और डेफिनेटिव है, जिसमें कि एक वन ऑफ पर्सन भी हो सकता है या वन ऑफ बॉडी और पर्सन भी हो सकते हैं, एंड द बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट, उस जजमेंट को देने के लिए। तो उसमें जज को इंक्लूड किया गया है, ये सभी पर्सन जज में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, एक कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन ए शूट, अगर कोई कलेक्टर अपनी एक्सरसाइज करता है जुरिडिक्शन का किसी भी शूट में, तो वो क्या होगा, वो जज है। अगर मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज करता है जुरिडिक्शन ऑन द चार्ज ही हैज़ पावर टू सेंटेंस ऑफ फाइन इम्प्रिजमेंट विद एंड विदाउट अपीयर, तो वो भी क्या होगा, जज होगा। ए मेंबर ऑफ पंचायत विच हैज़ ए पावर ऑफ रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, तो वो भी क्या होगा, जज होगा। लेकिन डी में हमें क्या बताया है, ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर ओनली टू कमिट ट्रायल,
इसमें क्या है, वो ट्रायल को कमिट करने की पावर रखता है अनदर कोर्ट में, तो वो जज नहीं होगा। ठीक है। सेक्शन 20 में हम पढ़ते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। तो द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट ए जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जो लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोंग। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा जुडिशियली अलोंग, अकेले कार्य करने के लिए, या बॉडी ऑफ जजेस हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट एज ए जुडिशियली एज ए बॉडी एंड सच जज एंड बॉडी ऑफ जज एक्टिंग जुडिशियली। तो जुडिशियली एम्पावर्ड है उस कार्य को करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोर्ट ऑफ जस्टिस कहेंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं, ए पंचायत एक्टिंग अंडर ए रेगुलेशन एक्ट ऑफ मद्रास कोड हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन द सूट। तो इसमें क्या है, ये कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। ठीक है। 21 में हम पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट के बारे में। ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसे हम याद भी रखेंगे। ठीक है। द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट डिनोट ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन फॉलोइंग नेमली। तो इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन में वाले पार्ट दिए गए हैं हमें, वो हमें सारे याद होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो नेमली फर्स्ट जो बताया गया है वो हमारा रिपील्ड पार्ट है। सेकंड में हमें बताया है एवरी कमिश्नर ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स। तो प्रत्येक जो कमिश्नर ऑफिसर है जो मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स में है, तो वो हमारा पब्लिक सर्वेंट होगा। थर्ड में हमें बताया है कि एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ एंड मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। तो अपने एडजुडिकेटरी फंक्शन को डील करने के लिए प्रत्येक जज या ऐसा कोई अन्य मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन, तो वो क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। फोर्थ में हमें बताया है एवरी ऑफिसर, कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रत्येक ऑफिसर जिसमें लिक्विडर, रिसीवर, कमिश्नर को इंक्लूड किया गया है, जिसकी ड्यूटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट करता है लॉ और फैक्ट के मैटर को, जिसमें ऑथेंटिक है उस डॉक्यूमेंट्स को रखता है या टेक चार्ज लेता है या उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करता है और एग्जीक्यूट करता है जुडिशियल प्रोसेस को, और एडमिनिस्टर करता है ओथ को, इंटरप्रेट करता है, प्रिजर्व करता है ऑर्डर को, कोर्ट के ऑर्डर को, और जो पर्सन स्पेशली ऑथराइज है कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा परफॉर्म करने के लिए ये सब ड्यूटी, उसको हम पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। फिफ्थ में हम पढ़ते हैं प्रत्येक जूरीमैन, असेसर, मेंबर ऑफ पंचायत को भी पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। सिक्स में हम आते हैं जिसमें आर्बिट्रेटर है, अदर पर्सन जिसको कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन एंड रिपोर्ट बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड अदर कंपिटेंट पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत जो पब्लिक सर्वेंट होगा उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। ठीक। सेवंथ में हमें बताया है एवरी ऑफिसर होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ही इज एम्पावर टू प्लेस एंड कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जिसको ऑफिस होल्ड किया गया है और वो ऐसा एम्पावरमेंट रखता है कि किसी व्यक्ति को कन्फाइनमेंट में रख सकता है, तो उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। एट्थ में हमें बताया है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज सच ऑफिसर, जिसमें ऑफेंस को प्रिवेंट करना, ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देना या फिर ऑफेंडर को जस्टिस के दिलाना या उनके पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस के लिए प्रोटेक्शन करना, तो उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। नाइन्थ में हमें बताया है एवरी ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है टेक, रिसीव, कीप, एक्सटेंड एनी प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर है वो उसमें सर्वे असाइनमेंट करेगा, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर है, एग्जीक्यूट करेगा रिवेन्यू प्रोसेस को और इन्वेस्टिगेट करेगा, रिपोर्ट करेगा जो मैटर इफेक्टिंग जो गवर्नमेंट के पेक्यूनरी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और उसको ऑथेंटिकेट करेगा जो डॉक्यूमेंट पेक्यूनरी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और उसमें क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा उनके इन्फ्रैक्शन को लॉ में और प्रोटेक्शन करेगा उस पेक्यूनरी इंटरेस्ट गवर्नमेंट को। ठीक है। उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। 10th में हम पढ़ते हैं एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज सच ऑफिसर टेक, रिसीव, कीप, एक्सटेंड एनी प्रॉपर्टी टू मेक सर्वे असाइन और लेवी एनी रेट। टैक्स के बिहाफ पर अगर कोई मतलब क्या है, सर्वे असाइनमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें वो उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करता है जो कि सेकुलर कॉमन पर्पज़ के लिए हुआ है, जो विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको ऑथेंटिकेट करता है, ये डॉक्यूमेंट रखता है अपने पास में उस इसके पीपल के राइट्स और टाउन के, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो उस व्यक्ति को भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। 11th में हमें बताया है एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस इन द वर्च्यू ही इज एम्पावर्ड, जिसको एम्पावर्ड है, प्रिपेयर करता है, पब्लिश करता है, मेंटेन करता है, रिवाइज करता है, इलेक्टोरल रोल को कंडक्ट करता है, इलेक्शन को, ये पार्ट ऑफ इलेक्शन, तो उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। 12th पार्ट में हमें बताया है प्रत्येक व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट की सर्विस में या गवर्नमेंट उसको पे करती है इस
रेमुनरेशन के लिए फीस के द्वारा कमीशन करता है, पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करता है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। सेकंड में हमें बताया है इन द सर्विस एंड पे ऑफ लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत अगर कोई सर्विस में पे करता है, कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश करता है जो कि सेंट्रल और प्रोविंशियल स्टेट एक्ट के अंतर्गत है, गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। इलस्ट्रेशन से हमें समझाया गया है, हम पढ़ते हैं आगे। ए म्युनिसिपल कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट, जो म्युनिसिपल कमिश्नर होगा वो पब्लिक सर्वेंट होगा। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में हम पढ़ते हैं पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबाउट डिस्क्रिप्शन आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। मतलब जो इस डिस्क्रिप्शन में पर्सन इंक्लूड किए गए हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हो या नहीं हो। एक्सप्लेनेशन 2 में हमें बताया है द वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट ओक्योर दे आर टू बी अंडरस्टूड एवरी पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट वेदर डिफेक्ट दे हैव बीन राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन। मतलब वो पब्लिक सर्वेंट की सिचुएशन को होल्ड करते हैं तो वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। एक्सप्लेनेशन 3 में हमें बताया है द वर्ड इलेक्शन डिनोट ए इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव म्युनिसिपलिटी अदर public authority or whether the character method of selection is by under any law prescribed by election। तो इसमें क्या बताया गया है, इलेक्शन को डिनोट किया गया है। इलेक्शन में बताया गया है कि कोई लेजिस्लेटिव या म्युनिसिपल या कोई पब्लिक अथॉरिटी हो, चाहे वो कैरेक्टर की हो, उसमें क्या है सिलेक्शन का मेथड बताया गया है सिलेक्शन के कैरेक्टर के बिहाफ पे। 13 में हम एवरी पर्सन जो एम्प्लॉय है, इंगेज है पब्लिक बॉडी में और कंडक्ट करता है, सुपरविजन करता है, एग्जामिनेशन करता है, रिकॉग्निजेंस अप्रूव्ड है लॉ के द्वारा, तो उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि ए यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन अदर बॉडी आइदर एस्टेब्लिश बाय अंडर ए सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट एंड ए लोकल बॉडी, ये जो इंक्लूड किए गए हैं ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 22 पढ़ते हैं जिसमें हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू बी इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एनी description except land things attached to the earth and permanently fastened to anything which is attached to the earth। मतलब इसमें बताया गया है अगर कोई कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है जो कि ऐसी डिस्क्रिप्शन की है जिसमें कि कोई लैंड और थिंग की बजाय एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग जो कि अर्थ से अटैच है, जो कि परमानेंटली फास्टेंड है एनीथिंग से, मतलब वो अर्थ से अलग हुई है, तो उसको हम क्या है वो हमारे साथ पोजेशन में ले जाने लायक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, 23 में हम wrongful gain के बारे में पढ़ते हैं। wrongful gain is gain by unlawful means of property to which by the person gaining is not legally entitled। इसमें wrongful gain का मतलब है जो कि unlawful means of property के द्वारा किसी व्यक्ति से unlawful means के द्वारा वो प्रॉपर्टी उसके कंपेल करके उसको डिफ्रॉड करके अगर वो ली गई है तो वो लीगल नहीं है, वो अनलॉफुल मीन्स द्वारा ली गई है तो वो क्या है लीगली एंटाइल नहीं था उस प्रॉपर्टी के लिए, तो उसको हम wrongful gain कहेंगे। wrongful loss में हम पढ़ते हैं wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। अगर कोई व्यक्ति है जिससे कि wrongful means द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ले लेता है तो उससे उसको जो लॉस होता है उसको wrongful loss कहेंगे। ठीक है, gaining wrongfully, losing wrongfully, a person is said to gain wrongfully when the such person retain wrongfully as well as such person acquire wrongfully, a person is said to lose wrongfully, such person is wrongfully kept out the property as well as such person wrongfully deprived of property। इसमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति है जो कि उस प्रॉपर्टी को रिटेन करता है wrongfully, जैसे कि वो उसको wrongfully एक्वायर करता है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो wrongfully लूज करता है उस प्रॉपर्टी को जिसमें कि वो wrongfully उसके पोजेशन से बाहर आती है वो प्रॉपर्टी, तो जिस व्यक्ति के द्वारा wrongfully डिप्राइव किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा wrongful गेन होगा, लेकिन अदर पर्सन को wrongfully लॉस होगा। ठीक है, सेक्शन 24 में हम पढ़ते हैं डिसऑनेस्टी के बारे में। whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to that thing is dishonestly। अगर किसी व्यक्ति को wrongful loss होता है तो दूसरे व्यक्ति के अनलॉफुल मीन्स के द्वारा wrongfully गेन करने पर होता है, तो इस केस में क्या है वो उस व्यक्ति के साथ डिसऑनेस्टी करता है। ठीक है, सेक्शन 25 में हम पढ़ते हैं फ्रैंडुलेंटली, जिसमें बताया गया है ए पर्सन इज सेड टू थिंक फ्रैंडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद द इंटेंडिंग टू डिफ्रॉड नॉट अदरवाइज।
अगर वो फ्रॉड करने के पर्पज से कोई ऐसा काम करता है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में तो उसको हम फ्रॉडुलेंटली कहेंगे। ठीक है। सेक्शन 26 में हम पढ़ते हैं रीजन टू बिलीव। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव इफ थिंग ही हैज सफिशिएंट कॉज। उसके पास सफिशिएंट कॉज है बिलीव करने के लिए कि वो थिंग एग्जिस्ट करती है, उसकी बजाय नहीं, तो इसको हम रीजन टू बिलीव में इंक्लूड करेंगे। ठीक है। सेक्शन 27 में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ कलर सर्वेंट द प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन। तो इसमें क्या माना जाएगा, अगर उस व्यक्ति के वाइफ कलर को सर्वेंट के पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है तो ऑन द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति के अकाउंट पर ये माना जाएगा कि वो उस व्यक्ति के पोजेशन में ही वो प्रॉपर्टी है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेली ऑन द पार्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ कलर कैन सर्वेंट इज द कलर कैन सर्वेंट विथिंग द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के हिसाब से वो व्यक्ति कलर को सर्वेंट के रूप में पार्टिकुलर ओकेजन पर कैपेसिटी रखता है, एम्प्लॉयड हुआ है। ठीक है। सेक्शन 28 में पढ़ते हैं ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट। एक व्यक्ति जो काउंटरफीट कब करता है, जब वो ऐसा कोई वन थिंग रिजेंबल टू अनदर थिंग, किसी एक थिंग को रिजेंबल करता है दूसरी थिंग के साथ में, जिसमें वो इंटेंड करता है बाय द मीन्स ऑफ रिजेंबलेंस का उसमें इंटेंड होता है प्रैक्टिस करने का डिसेप्शन को, और वो ये जानते हुए डिसेप्शन को प्रैक्टिस करता है डिफ्रॉड करने के पर्पज से फ्रैंडुलेंटली, तो उस केस में वो काउंटरफीट करता है। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं इट इज नॉट असेंशियल टू काउंटरफीट दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जिट। जो इमिटेशन है वो एग्जिट होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है, वो फिक्स होना जरूरी नहीं है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेकंड में हम पढ़ते हैं व्हेन ए पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड रिजेंबलेंस इज दैट ए पर्सन माइट हैव बीन डिसाइड देयरबाय इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट अनलेस द कंट्री इज प्रूव्ड दैट सो कॉज वन थिंग टू रिजेंबल टू अनदर थिंग इंटेंडेड बाय द मीन्स ऑफ रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन नो नीड टू बी लाइकली डिसेप्शन विद देयरबाय प्रैक्टिस। तो इस केस में क्या है, वो डिसेप्शन करने के पर्पज से एक थिंग को रिजेंबल करता है दूसरी थिंग में, तो इस केस में वो काउंटरफीट का केस करता है। ठीक है। सेक्शन 29 में हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। द वर्ड्स डॉक्यूमेंट्स डिनोट एनी मैटर जिसमें एक्सप्रेस और डिस्क्राइब है अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर मार्क्स बाय वन ऑफ दोज मीन्स एंड इंटेंडिंग टू बी यूज विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। इसमें बताया गया है अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिनोट करता है जिसमें कोई मैटर एक्सप्रेस है या डिस्क्राइब है जो कि लेटर फिगर और मार्क्स के माध्यम से है, ठीक है, उनमें से कोई एक मीन्स जो कि इंटेंडेड है यूज करने का एविडेंस के रूप में, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, उस को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे जो कि डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूडिंग पार्ट है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन से हम समझते हैं इट इज इमेटेरियल बाय व्हाट मीन्स अपॉन बाय व्हाट सब्सटेंस लेटर फिगर मार्क्स आर फॉर्म्ड वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर मे बी यूज इन कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। तो ये इमेटेरियल होगा कि ऐसे किस मीन्स के द्वारा, कौन से मीन्स के द्वारा या किन सब्सटेंस के द्वारा जो लेटर फिगर और मार्क्स जिन पे फॉर्म्ड है और एविडेंस का यूज़ किया गया है, तो उस केस में उसको हम इंक्लूड करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में कोर्ट में यूज़ होगा या नहीं होगा, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में बताया गया है। ठीक है। इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए राइट करता है एक्सप्रेसिंग टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच में बी यूज, जो एविडेंस के रूप में यूज़ किए गए हैं तो वो डॉक्यूमेंट होंगे। एक चेक ऑन ए बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। ए पावर ऑफ अटॉर्नी इज ए डॉक्यूमेंट, वो भी डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है। ए मैप एंड प्लान विच इज इंटेंडिंग टू बी यूज विच में बी यूज एज एविडेंस इज ए डॉक्यूमेंट, तो वो भी डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है। ए राइटिंग कंटेनिंग द डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इज ए डॉक्यूमेंट, अगर कोई राइटिंग कंटेन करती है डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में। ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेकंड में हम पढ़ते हैं वॉट एवर इज एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर मार्क्स एज एक्सप्लेन बाय मर्केंटाइल अदर यूजेस शैल बी डीम्ड टू बी एक्सप्रेस बाय सच लेटर फिगर मार्क्स विथिंग द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन आल्दो सम मे बी एक्चुअली एक्सप्रेस। तो इसमें क्या बताया गया है, अगर कोई लेटर फिगर मार्क्स के द्वारा एक्सप्रेस्ड है मर्केंटाइल के एजेंट या अदर यूजेस के द्वारा तो वो एक्सप्रेस होगा, ऐसी मीनिंग मानी जाएगी कि वो एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं है, उसको एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है। इलस्ट्रेशन समझते हैं ए राइट लिखता है अपना नाम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की बैक पर, उसके ऑर्डर आने के बाद में द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट, और जो एंडोर्समेंट की मीनिंग क्या मानी जाएगी, एक्सप्लेन बाय मर्केंटाइल यूजेज इज द बिल इज टू बी पेड बाय होल्डर, कि वो बिल पेड होगी होल्डर के द्वारा। एंड एंडोर्समेंट एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि कंस्ट्रक्ट करेगा इसी मैनर में कि पे करेगा वो होल्डर को, तो वर्ड इफेक्टेड होगा कि वो रिटर्न
और सिग्नेचर्ड है तो इस केस में क्या है वो डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 29A में पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में, जिसमें वर्ड्स इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि असाइन करता है सेम मीनिंग जो क्लोज टी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो इंक्लूड किया गया है। ठीक है, 30 में हम पढ़ते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। द वर्ड्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट ए डॉक्यूमेंट विच इज पर्पज टू बी ए डॉक्यूमेंट्स वेयर बाई एनी लीगल राइट इज क्रिएट, जिसमें कोई लीगल राइट क्रिएट होता है, एक्सटेंड होता है, ट्रांसफर होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, एक्सटिंग्विश्ड होता है या रिलीज होता है, जिसमें कि वो व्यक्ति नॉलेज रखता है कि वो लाइज उसके अंतर्गत वो अपना कोई राइट्स जो कि क्रिएट, एक्सटेंड, ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्ट और एक्सटिंग्विश कर सकता है या अपनी लाइबिलिटी को, ना ही किसी सर्टेन राइट को, तो उस केस में उसको क्या कहेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट इज द ट्रांसफर द राइट टू बिल ऑफ एनी पर्सन हु मे बिकम द अनलॉफुल होल्डर ऑफ इट, एंडोर्समेंट इज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो इस केस में एंडोर्समेंट एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ठीक है, 31 में हम पढ़ते हैं विल के बारे में। द वर्ड्स ए विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स, तो विल के अंतर्गत एक ऐसा टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किया गया है तो वो विल होती है। ठीक है, 32 सेक्शन में हम पढ़ते हैं वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, वर्ड्स जिनमें कि एक्ट इंक्लूड किए गए हैं जिसमें इलीगल ओमिशन को भी इंक्लूड किया गया है। एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड के प्रत्येक पार्ट एक्सेप्ट वेयर द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, वर्ड्स विच रेफर एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन, अगर कोई एक्ट किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ इलीगल ओमिशन तो वो हम 32 में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 33 में हम पढ़ते हैं एक्ट एंड ओमिशन। द वर्ड act denote as well as the series of act and as well as a single act. The word omission denote as well as a series of omission as a single omission. तो इसमें हमें क्या बताया है, ऐसा कोई एक्ट जो एक सिंगल एक्ट है या उसकी कोई सीरीज है एज ए ट्रांजेक्शन में, या कोई ओमिशन है जो कि सिंगल ओमिशन है या एज ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में, तो उस केस में क्या है इसको हम 33 में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सेक्शन 34 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए हम 33 तक ही ख़त्म करते हैं। सो दिस क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर योर जुडिशियल लीगल सर्विस एग्जाम। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल लीगल फैक्ट्स। थैंक यू।